चलो खैर, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। जितनों को आना था आ गया है, ठीक है, चलिए शुरू किया जाए। और ये रहा आपके सामने पहला सवाल। फेलियर पे कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। शर्म करनी चाहिए कि आपने ट्राई किया ही नहीं किया। शर्म तब आनी चाहिए जब आपने कोशिश ना की हो। अगर आपने कोशिश की, ईमानदारी से कोशिश की और फिर कुछ नहीं हुआ तो वो एक अलग बात है, फिर अलग बात है। मैं आपको आज एक अपनी लाइफ का एक और इंसिडेंट बताता हूं, कैमरा ऑन करके ही बताता हूं, ठीक है। 2 मिनट का टाइम और ले रहा हूं, एक इंसिडेंट बता रहा हूं अपनी लाइफ का, अगर आपको समझ में आए, वहां से सीखने को मिले कुछ। तो मैं कोटा गया था कोचिंग करने के लिए, IIT JEE की, ठीक है। तो जब वहाँ से मैं 1 साल बाद लौट कर आया, तो लौट कर आया ही था, पापा ने कहा कि बाइक की सर्विस करवा लो। अब आज से 15 साल पहले जो बाइक का सर्विस सेंटर था वो बहुत दूरी पर था। तो मम्मी ने पापा से कहा ये अभी आया है, इसकी बाइक चलाने की प्रैक्टिस नहीं है और आप इसे कह रहे हो कि बाइक की प्रैक्टिस वो करवा लो। तो पापा मुझ पर बड़ा ट्रस्ट करते थे। बचपन से ही ना वो मुझे छोटे मोटे सारे काम बोलते थे। पोस्ट ऑफिस जाना है तो जाओ रजिस्ट्री कराओ, बैंक से पैसे निकाल लाओ, MDA के ऑफिस जाकर वहाँ से इंस्टॉलमेंट सबमिट कराओ, उस तरह का बड़ा ट्रस्ट करते थे। और इसी वजह से मैं बहुत कम से बहुत चीज़ें सीखा। बैंक में वर्क कैसे होता है, पोस्ट ऑफिस में कैसे होता है। तो मैंने कहा पापा चला जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बाइक लेके गया। अब मैंने चप्पल पहन रखे थे, जूते पहने हुए नहीं थे। अब हुआ क्या था, मेरे एक दोस्त ने मुझे कैप गिफ्ट की थी, वो कैप मैंने लगा रखी थी। अब जैसे मैंने बाइक को स्पीड दी, वो हवा से कैप उड़ गई। वो जैसी कैप उड़ी पीछे को, तो मैंने एकदम पीछे पलट कर देखा, इतने में बाइक हो गई स्लिप। वो चप्पल वगैरह पैर का गया टूट और काफ़ी चोट भी लगी। अब मेरे पास 2 ऑप्शन थे कि मैं वहाँ से घर लौट आऊँ, ठीक है, या बाइक की सर्विस करवा लाऊँ। अगर मैं घर लौट आता उस टूटी फूटी हालत में, तो मम्मी कहती कि देखो मैंने कहा था ना तुमसे कि ये बाइक नहीं चला पाएगा, अभी वहाँ से आया है, इसकी प्रैक्टिस नहीं रही है, वो सारी बातें आ जाती। तो पापा का ट्रस्ट टूट जाता, ठीक है। तो अब बात वहाँ पे ये नहीं थी कि मुझे बाइक नहीं चला पा रहा था, बाइक थी, वो इंसिडेंट ऐसा था कि वो किसी के साथ भी हो सकता है कि आप कैप लगा के जा रहे हो, अचानक से हवा से उड़ गई तो आप फोकस बिगड़ ही जाता है, उसमें ये तो था नहीं। तो पापा भी अपनी जगह पर सही थे और मम्मी भी अपनी जगह पर सही हो जाती। तो मैं पहले गया बाइक के सर, मैंने चप्पल पल टूटे हुए वैसे ही वहीं छोड़े, मैं नंगे पाँव ही बाइक चला के मैं पहुंचा, बाइक की सर्विस करवाया, फिर मैंने आके पट्टी वट्टी बनवाई, नई चप्पल खरीदे, फिर घर आया। तो उससे हुआ क्या कि जो मुझे काम सौंपा गया था वो भी मैंने ठीक से कर लिया, ठीक है। तो ओवरऑल ठीक हो गया। तो समझ रहे हो। तो वैसे ही है कि आपको शुरू में ऐसे झटके लगेंगे जब आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, आपको अपने आपके पेरेंट्स पर आप पर काफ़ी ट्रस्ट होता है, आपसे उम्मीदें होती हैं। तो बीच में एक बार छोटी मोटी चोट लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो उससे घबराना नहीं है, ठीक है। ऐसे झटके मिलेंगे, आपको क्या करना है, उस ट्रस्ट को जीतना है। समय लग सकता है, तो उस रास्ते पे आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। अगर आपके अंदर डिटर्मिनेशन है, अगर आपके अंदर डिटर्मिनेशन है, अगर अपने पेरेंट्स की आपके मन में रेस्पेक्ट है कि मुझे हाँ कुछ करके दिखाना है, ठीक है, उनके लिए करना है, कुछ करना है, तो आप आज नहीं तो कल कामयाब ज़रूर होगे, ठीक है। ये छोटी मोटी बातें जो हैं वो मैटर नहीं करती। मेरी कैप भी गिर गई थी यही के एग्ज़ाम में। तो बेटा बढ़ना आगे, ठीक है। तो समझो, चलो एक इंसिडेंट था। फिलहाल अपन लोग स्टार्ट करते हैं। तो बेटा ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट पढ़िए और सवाल देख के डरना मत। हाँ, ट्रस्ट पावर भी देता है और प्रेशर भी देता है, तो वो झेलने की आपको आदत होनी ही चाहिए। हाँ जी, पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, फटाफट पढ़िए और कीजिए। ये रहा आपके सामने प्रथम क्वेश्चन, पढ़िए और कीजिए क्या लिखा है। देखते हैं सबसे पहले कौन करता है इस खतरनाक क्वेश्चन को। सबसे डिफिकल्ट सवाल है ये आज का। पहला क्वेश्चन इतना मुश्किल मिला है कि मैं बता नहीं सकता। ठीक है देवराजपुर जी, गुड इवनिंग हो गए भैया, कितना गुड इवनिंग करोगे बालक, गुड इवनिंग का टाइम गया। जिन्होंने बेटा लाइक ना हो किया हो कर दीजिएगा, है ना। सबसे पहले आके अटेंडेंस लगानी होती है। क्या भैया देव बालक, गुड इवनिंग की जगह डांट खा जाओगे, क्या फ़ायदा, है ना। कर तो गुड इवनिंग रहे हो लेकिन काम डांट खाने वाले कर रहे हो।
अरे हाँ भैया 5000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, जल्दी से आज ही कर दीजिए यार। क्लास में 5000 सब्सक्राइबर क्लास में ही कर दो यार, 5000 हो जाएंगे, 16 की कमी है। जल्दी से आंसर बताइए भैया। इसका आंसर ऑप्शन नहीं है, इसके ऑप्शन नहीं है, इसके आंसर बताने हैं आपने। किसी का आंसर नहीं आया अभी तक, जल्दी सॉल्व कीजिए, जल्दी जल्दी जल्दी। चलिए ये सॉइल का सर ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो क्या हो गया, तुमसे तो छोटा ही है दिलीप, तुम्हारे हौसलों से बड़ा हो गया ये सवाल। आदित्य जी का आंसर आया है 100%। ओके बाय सर ना हो पाएगा। अरे 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 ऐसा ना बोला। अभी देखो ये आज का सबसे आसान सवाल है, मैं डरा रहा था तुम्हें, सबसे आसान सवाल है। आदित्य उपाध्याय का आंसर बिल्कुल 100% से। इस सवाल के लिए पेन भी नहीं चलाना, इस सवाल के लिए पेन भी नहीं चलाना बेटा, ये आपका एनवायरमेंट का क्वेश्चन है एक तरीके से, सॉइल का तो है ही नहीं। चलिए मैं आपको सवाल समझाता हूं, ये सवाल बड़ा इजी क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है सवाल में, पढ़िए। सवाल में कह रहा अ कंप्लीटली मिक्स्ड डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ सैंड पार्टिकल्स having diameter 0.25, 0.35, 0.40 and 0.45 and 0.50 mm, इस डायमीटर के पार्टिकल्स हैं सैंड के, आर फिल्ड इन अ ट्रांसपेरेंट ग्लास कॉलम ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर एंड हाइट 2.50 मीटर। तो हमारे पास एक इस तरीके का क्या है, एक ट्रांसपेरेंट बीकर है जिसके अंदर पानी भरा हुआ है, और इसके अंदर क्या है, अलग अलग साइज के सैंड पार्टिकल हैं, अलग अलग साइज के क्या हैं, सैंड पार्टिकल हैं। कुछ पार्टिकल बड़े हैं, कुछ पार्टिकल छोटे हैं, ठीक है, अलग अलग तरह के क्या हैं, सैंड पार्टिकल्स हैं, अलग अलग तरह के। कौन कौन से साइज के सैंड पार्टिकल्स है बेटा, तो वो है आपके पास 0.25, 0.25, 0.35, 0.40, 0.45 एंड 0.50 mm, इस साइज के पार्टिकल्स। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसकी हाइट भी आपको दे रखी है, हालांकि सबकी जरूरत नहीं है बट फिर भी कोई बात नहीं। इसका जो डायामीटर है वो 10 सेंटीमीटर है और ये हाइट जो है वो 2.5 मीटर है। गेट का क्वेश्चन है इसलिए एक्सप्लेन पूरा करेंगे ये। और जो डायामीटर है वो 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर आपको डायामीटर दिया हुआ है। अब क्या कह रहा है कि द सस्पेंशन इज अलाउड टू सेटल विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। अब इसको हमने क्या कर दिया, सेटल होने के लिए छोड़ दिया। इट इज ऑब्जर्व दैट ऑल पार्टिकल्स ऑफ डायामीटर 0.35 mm सेटल टू द बॉटम ऑफ द कॉलम इन 30 सेकेंड। 30 सेकेंड के अंदर ऑल पार्टिकल्स कितने 0.35 mm के सेटल डाउन हो जाते हैं। तो कहता है फॉर द सेम पीरियड ऑफ 30 सेकेंड the percentage removal round off to integer value of particles of diameter 0.45 and 0.50 mm from the suspension is। समझ गए। तो क्या होगा बेटा, अगर तुम्हारा 30 सेकंड में 0.35 mm 100% सेटल हो जाता है तो इससे बड़े पार्टिकल तो ऑटोमेटिकली सेटल हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि कल भी हमने सवाल किया था वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू डायमीटर का स्क्वायर। तो 0.45, 0.40 और 0.5 की वेलोसिटी तो बेटा ज्यादा ही होगी ना। तो अगर 0.35 सेटल हो गया तो इससे बड़े वाले तो सारे ही सेटल हो जाएंगे। याद आया, सेडिमेंटेशन एनालिसिस में पढ़ाया था। ये बात समझ में आ गई। तो बेटा ये सवाल इसलिए शुरू में रखा, या शुरू में क्या रखा, ये 2019 में आया हुआ है। आप देखिए, और आप में से मैक्सिमम बच्चों की साइकोलॉजी क्या थी कि यार सवाल बड़ा है समझ में नहीं आया, जबकि वो सवाल बड़ा इजी था, जबकि सवाल बड़ा इजी था। तो सवाल देख के, सिचुएशन देख के हमें घबराना नहीं है, पढ़ो तो सही सवाल, समझने की कोशिश तो करो। इतना इजी था। ये तो मैंने तुम्हें बता दिया ऐसे समझा के, करना थोड़ी ना था। कह रहा है कि 0.35 mm के 30 सेकंड में सारे सेटल हो जाते हैं। तो बेटा इससे बड़े वाले तो ऑलरेडी सारे के सारे सेटल हो जाएंगे। तो 100% एग्जामिनर ने राउंड ऑफ टू इंटीजर वैल्यू दिया, वो बेटा घुमाने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए। गेट है ये, वो गेट वाले क्या करते हैं, नॉलेज के साथ साथ दिमाग से भी खेलते हैं। तो खेल गए तुम्हारे साथ, समझ गए।
तो गेट वाले भाई साहब इस वाले क्वेश्चन में आपके साथ खेल गए और आपने उन्हें खेलने दिया। अभी कोई ऐसा जिसका सवाल नहीं आया? हाँ भाई दिलीप जी, आ गई बात समझ में? ठीक है, चलो इजी सवाल था। अगला क्वेश्चन, बाकी जिनको कुछ भी पूछना है, एक्स्ट्रा बात करनी है, क्लास के बाद में टाइम मिलेगा, कैसे तैयारी करनी है, क्या पढ़े क्या ना पढ़े, कुछ भी पूछना है तो क्लास के बाद बात करेंगे। सुप्रिया वर्मा जी कह रहे हैं सर एक बार और। अरे बालक, एक बात बताओ बेटा कि अगर ये एक बीकर है, एक पानी में मिट्टी घोली, एक पानी में मिट्टी ऐसे घोल ली और उसको रखकर छोड़ दिया, तो क्या होता है उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपने वेट की वजह से नीचे नीचे बैठते हैं ना। तो बेटा अगर हल्का पार्टिकल तली में बैठ गया तो बड़ा पार्टिकल तो बैठ ही जाएगा ना। तो 0.35 mm का पार्टिकल क्या है? छोटा है। अगर 30 सेकंड में 0.35 mm के सारे पार्टिकल सेटल डाउन हो गए तो इससे बड़े पार्टिकल तो सेटल डाउन हो ही जाएंगे। बस इतनी सी बात है। चलिए, द नोटेशन SC एज पर इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम रेफर्स टू, ठीक है, रेफर्स टू, तो क्या होगा ये? तो इसमें जो पहले S का मतलब क्या होता है? सैंड, और C का मतलब क्या होता है? क्ले। जो पहले लिखा जाता है उसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है और बाद वाले की क्वांटिटी कम होती है, तो इसको हम बोलेंगे क्लेई सैंड। ये स्पेलिंग में प्रॉब्लम है, क्लेईज ये वाली स्पेलिंग सही है, तो क्लेई सैंड है ना। ये एक ऐसी सैंड है जिसके अंदर क्ले है, ठीक है, क्लेई सैंड। ये भी देखो गेट 2019 में आया है। अभी कोई बच्चा बोल रहा था कि सर उन्होंने देखे नहीं कि क्वेश्चन कौन कौन से ईयर के हैं। उन्होंने कहा कि सर गेट में इतने इजी क्वेश्चंस भी आते हैं क्या? मैंने कहा आप देखिए तो सही, ये 2019-20 के क्वेश्चंस हैं, इतने इजी क्वेश्चंस भी गेट में आते हैं। तो और सॉइल का वेटेज बहुत ज़्यादा है, हर सब्जेक्ट से आपको एक एक दो दो क्वेश्चन इस तरीके के मिलेंगे। तो 25-30 क्वेश्चन बहुत ईजी आपको मिलने वाले हैं, बशर्ते आपने वो कॉन्सेप्ट जो है वो कवर कर रखे हो। अगला सवाल गेट 2016 में आया है। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो कुछ मुश्किल नहीं है। अच्छा, अभय प्रताप जी कह रहे हैं इनकी शिफ्ट में था, गुड। ये कीजिए ना, A fine grained soil is found to be plastic in the water content range. तो आपको एक ग्राफ याद होगा, कह रहा है सॉइल 26 से 48% के बीच में प्लास्टिक है। इसका मतलब क्या हो गया? ये जो 26 है वो आपकी प्लास्टिक लिमिट है। तो प्लास्टिक लिमिट कितनी हो गई? 26, और लिक्विड लिमिट कितनी हो गई? 48। ये आपको दिया हुआ है। एज पर इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम द सॉइल इज क्लासिफाइड एज। तो काफी स्टूडेंट का आंसर आ भी क्या है, बहुत बढ़िया बात है। क्या आ रहा है? डी आ रहा है, सही है, डी आ रहा है, सही है, वेरी गुड। तो भैया इसका जो आईपी होगा वो कितना हो जाएगा? 48 में से 26 गया आपका, 8 में से 6 गया 2, और 4 में से 2 गया 22, ठीक है, 22 हो गया। और आईपी फ्रॉम ए लाइन, आईपी ए लाइन से कितना आएगा आपके पास? अगर मैं इसको आईपी इज इक्वल्स टू 0.73 WL माइनस 20 करूं तो 0.73 इंटू ये हो जाएगा 28, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा भैया। ये जो वैल्यू आएगी आपके पास 20.44। तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो आईपी है वो ज़्यादा है आईपी ए से, ए लाइन से ज़्यादा है, मतलब ऊपर आएगी वैल्यू। तो आपकी जो ए लाइन की इक्वेशन होती है वो ये होती है, दिस इज 20। तो पॉइंट आपका यहाँ आ रहा है, कहीं पॉइंट आपका कहाँ आ रहा है? यहाँ आ रहा है। अब
ये वैल्यू कितनी होती थी आपके पास 35, और ये वैल्यू कितनी होती थी 50, ये वैल्यू कितनी होती थी 50, है ना। तो है कितना, लिक्विड लिमिट कितना है 48 है, 48 मतलब यहाँ कहीं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट रीजन हो जाएगा, एल आई एंड हाई। तो पॉइंट ऊपर है, इसने किले है, और 35 से 50 के बीच में लिक्विड लिमिट है, इसने इंटरमीडिएट कंप्रेसिबिलिटी है, तो सी आई। अब्दुल सईद जी आपसे बात करेंगे क्लास के बाद में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा कि सर अगर कोई जीरो लेवल से शुरू करना चाहे तो कैसे करें। ठीक है, आपका ये सवाल मैंने पढ़ लिया था, क्लास के एंड में मैं इसका रिप्लाई आपको जरूर करूंगा। विश्वजीत जी समझ में नहीं आया, ठीक है, तो बेटा इसका आपने क्लास नहीं की है तो आप क्या करना, मेरी मैराथन क्लास पढ़ी हुई है इसी चैनल पर सॉइल मैकेनिक्स की, वहाँ मैंने ये पढ़ा रखा है, आप वहाँ से एक बार पढ़ लीजिएगा फिर, ठीक है, तो आपको जरूर समझ में आएगा। समझ गए विश्व जी, इसका मतलब आपने पढ़ नहीं रखा है बेटा, तो थोड़ा सा मेरी सॉइल मैकेनिक्स की मैराथन क्लासेस पढ़ी हुई है, वहाँ से एक बार देख लीजिएगा सॉइल क्लासिफिकेशन, तब आपको समझ में आ जाएगा, बट फिर भी बता देते हैं। ठीक है, देखिए समझिए, हमारे पास क्या होता है, एक ग्राफ होता है इस तरीके से, इस तरफ होता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स आईपी, और इधर होता है लिक्विड लिमिट, ये वैल्यू होती है 20, और ये इक्वेशन होती है ए लाइन, ये इक्वेशन क्या होती है, ए लाइन होती है, और इस इक्वेशन, इसकी वैल्यू, इस इक्वेशन, इस ए लाइन की इक्वेशन होती है 0.73 WL-20। अब इस पूरे ग्राफ को हम लोग 3 रीजन में डिवाइड कर देते हैं, 3 रीजन में डिवाइड कर देते हैं। दिस वैल्यू इज 35, दिस वैल्यू इज 50, ठीक है। अब क्या होता है, जो भी किले आपको दी हुई है या जो भी सॉइल आपको दी हुई है फाइन ग्रेन, ये किसके लिए है, फाइन ग्रेन के लिए, जो भी आपको फाइन ग्रेन सॉइल दी हुई है उस फाइन ग्रेन सॉइल का आईपी एक तो आप प्रैक्टिकली निकालोगे WL-WP से, दूसरा उसका आईपी निकालोगे आप ए लाइन से, आईपी फ्रॉम ए लाइन। अब आप ये देखोगे कि अगर सॉइल का आईपी ए लाइन वैल्यू से ज्यादा है तो इसका मतलब आप ऊपर वाले रीजन में है, और अगर कम है तो आप नीचे वाले रीजन में। अगर ऊपर वाले रीजन में है इसका मतलब किले है, और नीचे वाले रीजन में है तो या तो सिल्ट है या फिर ऑर्गेनिक सॉइल है, ठीक है। तो यहां से हम लोग डिसाइड करते हैं कि किले है या सिल्ट है। फिर इसकी कंप्रेसिबिलिटी होती है, अगर लिक्विड लिमिट 35 से कम है तो लो कंप्रेसिबिलिटी होती है, अगर 35 से 50 के बीच में है तो इंटरमीडिएट होती है, और 50 से ज़्यादा लिक्विड लिमिट है तो हाई कंप्रेसिबिलिटी होती है, ठीक है। तो बस यही फंडा है। तो हमने इस सवाल में क्या किया, हमें दे रखा था प्लास्टिक लिमिट 26 और लिक्विड लिमिट 48, तो 48 में से 26 माइनस किया तो 22, तो ये तो आ गया प्रैक्टिकली, ये कैसे आ गया, आईपी प्रैक्टिकली। फिर हमने निकाला आईपी इस इक्वेशन से, इक्वेशन क्या है 0.73 WL-20, WL क्या है 48, 48 में से 20 गया 28, 28 गुना 0.73 आया 20.44। तो हमने देखा कि जो आईपी है प्रैक्टिकली वो थ्योरेटिकल वैल्यू से ज़्यादा है, मतलब आप इस ग्राफ के ऊपर वाले पॉइंट में है, तो ये कंफर्म हो गया किले है, क्या है, किले। फिर देखो लिक्विड लिमिट जो 48 है वो 35 से 50 के बीच में, यानी कि इंटरमीडिएट, तो सॉइल आपकी हो गई CI, ठीक है। सर प्लास्टिक तो दिया है तो किले ही होगा, सिल्ट प्लास्टिसिटी कहाँ, बेटा हम देखो एक्चुअल में क्या होता है, जो भी सॉइल है आपके पास वो प्योर नहीं होती, वो मिक्सचर होता है। हो सकता है उसमें सॉइल आपकी मेनली सिल्ट है बट उसके अंदर थोड़ी सी किले है, तो प्लास्टिसिटी उसकी तरफ से भी आ सकती है। अभी जैसे हमने पीछे सवाल पढ़ा ना, क्लेई सैंड, इसका मतलब क्या है, सैंड के अंदर कुछ किले है तो उससे आ जाएगी ना प्लास्टिसिटी, समझ गए विपिन। तो हमें उस तरह से वर्ड पकड़ कर नहीं जाना कि उसने अ फाइन ग्रेन सॉइल इज फाउंड टू बी प्लास्टिक इन नेचर इन वाटर कंटेन रेंज। चलो मान लिया कि आपने किले तो देख लिया उससे कि किले है, और वास्तव में सारे ऑप्शन में जो है किले ही दे रखा है, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि कंप्रेसिबिलिटी लो है, हाई है या इंटरमीडिएट है, ठीक है। तो हालांकि आप कह सकते हैं कि सर ये वाला पार्ट मैं स्किप कर दूंगा क्योंकि उसने बोला है प्लास्टिक है तो किले तो होगी ही होगी, और बाकी मैं लिक्विड लिमिट से चेक कर लेता कि 48, 35 और 50 के बीच में, तो यहां पर लगा देते। बट एक ऑप्शन ये भी दे रखा है, ये कब होता था, जब आईपी की वैल्यू 4 से 7 के बीच में होती थी, ठीक है, 4 से 7 के बीच में होती थी, ये भी एक पॉइंट है।
चलिए अगला सवाल कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पे देखिए गेट 2014 में, तो जिनको लगता है गेट डिफिकल्ट होता है, आपने कल भी क्वेश्चन देखिए, आज भी देखिए और आगे भी आप देखेंगे और हर सब्जेक्ट के देखेंगे, चाहे वो आपका सबसे टफेस्ट स्ट्रक्चर एनालिसिस ही क्यों ना हो, कि गेट में बहुत इजी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और ये सारे क्वेश्चन आपके किसी भी AEJ एग्जाम में आने वाले हैं। ये सभी आपके क्या हैं, किसी भी AEJ एग्जाम में आने वाले। अब ये सवाल देख लो, ए लाइन की खाली उसने इक्वेशन ही पूछ डाली, तो IP बराबर 0.73 WL माइनस 20, आंसर इज A। ठीक है, चलिए अगला सवाल कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। एज पर द इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन, अ सैंपल ऑफ सिल्टी क्ले विद लिक्विड लिमिट ऑफ 40%, लिक्विड लिमिट दे रखी है आपको 40%, एंड प्लास्टिसिटी इंडेक्स उसने खुद ही दे रखा है आपको 28%। ठीक है, आंसर भी आ गया। बिल्कुल अमित जी, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, अब IPA लाइन से कैलकुलेट करो तो कितना रहेगा, 0.73 WL माइनस 20, तो 40 माइनस 20। इसको तो सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, 0.73 इंटू 20, ये वैल्यू तो 20 से भी कम है, ये वैल्यू तो 20 से भी कम दिख रही है हमें, और IP आपका 28 है। इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि किले है, ये तो कंफर्म हो गया किले है। अब लिक्विड लिमिट कितना है, 40, 35 और 50 के बीच में, इसने क्या होगा I, तो क्या रहेगा CI, ऑप्शन नंबर B। हाँ दिलीप जी, हमने कब कहा कि कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होते हैं, बिल्कुल डिफिकल्ट होते हैं। सारे सवाल इजी रख देंगे तो सबके 100 में से 100 आ जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है भाई। सेग्रीगेट करना है ना, सबको टॉप 100 में जगह थोड़ा ना मिल जाएगी, कुछ को टॉप 10 में रखना है, कुछ को टॉप 50 में रखना है, कुछ को टॉप 100 में रखना है, कुछ को बाहर का रास्ता भी दिखाना है, तो हर तरीके के क्वेश्चन होंगे ना यार। ठीक है, बट मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन देखो ना आप, और देखिए लगभग ऑलमोस्ट सेम टाइप के क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, इसीलिए मैंने बोला गेट के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आप कीजिएगा, उसी से आपकी बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी। ऑफलाइन का भी कंफर्म नहीं है बालक, ऑफलाइन का जब होगा बताएंगे, अभी टाइम लगेगा ऑफलाइन में। ठीक है, इनफैक्ट कल मैं दिल्ली किसी काम से जा रहा हूं, वो काम अगर हो गया तो ऑफलाइन बैच स्टार्ट होगा, अगर नहीं हुआ तो फिर नहीं हो पाएगा। चलिए, अ फाइन ग्रेन सॉइल हैज लिक्विड लिमिट ऑफ 60, एक फाइन ग्रेन सॉइल है, लिक्विड लिमिट दे रखी है 60 एंड प्लास्टिक लिमिट दे रखी है 20। As per the plasticity chart, according to IS classification, the soil is represented by the symbol. मनीष सिंह बघेल, तुम जरा मुझे वो छत्तीसगढ़ वाले का ना एग्जैक्टली पेपर का पैटर्न क्या है, कितने पेपर होते हैं, कितने मार्क्स का एग्जाम होता है, वो सब सेंड करना जरा। अब देखो बेटा, यहां से IP आपके पास कितना हो गया, IP हो गया 40, और IPA लाइन से कितना आएगा, IPA लाइन से कितना आएगा 0.73, और ये भी 60 माइनस 20 हो गया, कमाल हो गया ये तो ये वैल्यू 0.73 इंटू 40, सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, ये वैल्यू क्या है IP से कम हो गई, इसका मतलब है तो किले ही है, तो अगेन किले ही। सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या, सेम क्वेश्चन थोड़ा ना, ये अलग है ना क्वेश्चन तो, हाँ नहीं क्वेश्चन तो अलग है, मैं वही कहूँ। ठीक है, अब लेकिन लिक्विड लिमिट क्या है 60 है, 50 से ज्यादा हो गया, तो इस बार क्या हो जाएगा H, इस बार क्या हो जाएगा H, तो ये CH हो जाएगा, क्या हो जाएगा CH हो जाएगा, है ना।
दो पेपर है 300 प्लस 300 के, 300 का टेक्निकल, 300 का जीएस। और जीएस में भी वहां का क्या 100 नंबर का वेरिएशन रहता है कि 100 नंबर का इंडिया का जीएस, 100 नंबर का छत्तीसगढ़ का और 100 नंबर का टेक्निकल एबिलिटी। ठीक, तो बेटा सी एच हो जाएगा आपका। ठीक है, क्लियर हो गया? इस सवाल में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला सवाल, कल की जो पीडीएफ दी थी उनमें क्वेश्चन अलग थे, सॉल्यूशन अलग थे। आज की पीडीएफ आपके लिए आसान हो जाएगी, मैंने क्वेश्चन के साथ ही सॉल्यूशन लगा दिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन के साथ ही सॉल्यूशन लगा दिए हैं, तो इस पीडीएफ से आपका पढ़ना जो है वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो कल मैंने क्वेश्चंस की पीडीएफ अलग थी, सॉल्यूशन की अलग थी, आज एक साथ लगा दिए। वेस्ट बंगाल पीएससी में 3000 से ज़्यादा वैकेंसी आने वाली है जेई सिविल के लिए। कोई बात नहीं बेटा, जैसे ही आती है वैसे ही कोर्स लगा देंगे, उसका चिंता मत करो। छत्तीसगढ़ का 100, इंडिया का 100, मैथ्स रीजनिंग 100। ओके ठीक है, 300, 300 सिविल, 150 क्वेश्चन। बढ़िया, ये कीजिए भैया फटाफट। ग्रुप सिंबल्स असाइन टू सिल्टी सैंड एंड क्लेई सैंड। सिल्टी सैंड एंड क्लेई सैंड, तो भैया सैंड को तो पहले रख दो। सिल्टी सैंड, तो सिल्ट के लिए क्या होता है एम, तो एस एम, और क्ले के लिए सी, तो एस एम एस सी। एस एम एस सी यानी कि आंसर क्या सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया यार, तुम तो सारे सवाल कर ले रहे हो गेट के। विपिन बेटा डी कहां से हो गया तुम्हारा, गलत हो गया, सी आंसर है उसका। डी कहां से कर रहे हो? इसको कीजिए ना। दिलीप कैंसर, ये यूपीपीएससी वाले एई के पेपर में क्यों गड़बड़ करता है, क्या पता भैया। चंद प्रताप, क्यों बालक क्या हुआ मम्मी के? सर जी हॉस्पिटल आया हूँ मम्मी की मेडिसिन लेने, अभी हॉस्पिटल से ही देख रहा हूँ। क्या हो गया बेटा, क्या हुआ मम्मी को? ध्यान रखो उनका। ये मौसम बड़ा ख़राब चल रहा है इस समय ना, ठंडा गर्म। तो मुंबई इंडियंस आ गया, बिल्कुल सही है, मुंबई इंडियंस सही है। देखिए भाई, डेटा फ्रॉम अ सीव एनालिसिस कंडक्टेड ऑन अ गिवन सैंपल ऑफ सॉइल शोड दैट 67% ऑफ द पार्टिकल्स पास थ्रू 75 माइक्रॉन। आपको मालूम है 75 माइक्रॉन से अगर 50% से ज़्यादा सॉइल पास हो रही है, इसका मतलब वो क्या है, फाइन ग्रेन्ड है। वो क्या है, फाइन ग्रेन। और यहाँ तो 67%, 2/3 सॉइल पास हो जाए तो 50 फाइन ग्रेन हो गई। चलो, नाउ द लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट ऑफ द फाइनल फ्रैक्शन वाज फाउंड टू बी 45 एंड 33% रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो भैया आईपी कितना हो गया, ये हो गया 45 माइनस 33, तो कितना 12 आएगा क्या? 12। और आईपी तुम्हारा जो ए लाइन से आएगा वो कितना आएगा, 0.73 इंटू 45 माइनस 20, तो 0.73 इंटू कितना 25 इंटू 25, यह आएगा 18.25। तो इस बार क्या देख रहे हैं, इस बार क्या हो रहा है कि जो आईपी है वो आईपी ए से कम हो गया। इसका मतलब लाइन के नीचे वैल्यू आ रही है, इसका मतलब क्या है, सिल्ट है। क्या है, सिल्ट, तो एम है। नाउ लिक्विड लिमिट है कितनी, 45, तो 35 और 50 के बीच में इसने आई, तो एम आई। ठीक है भाई, एम आई हो गया। सर आपसे पढ़ लेते मेडीजी में, मेरे पास 54,150 बर्बाद हो गए, अब तो टॉपिक की वीडियो से समझ आ रहा है, थैंक यू। अच्छा, तो विनम्र खरे जी, आपने पैकेज लिया था क्या, ऑनलाइन पैकेज लिया था या ऑफलाइन ज्वाइन किया था मेडीजी में?
सर वी लाइन क्या होता है पता नहीं यार, वी लाइन का मुझे मालूम ही नहीं भाई, मैं तो उतना ही पढ़ता हूँ जितना एग्जाम में आता है, गेट में आया ही नहीं क्वेश्चन में। चलो ये सवाल करो। अच्छा तब ठीक है चंद्र प्रताप, समझ गए तमराज। ये वी लाइन मैंने सुना ही नहीं यार, किसी एग्जाम में आया हुआ होता तो देखता। ये सवाल कीजिए भाई फटाफट। तो देखो ध्यान से, कह रहा है पुअरली ग्रेडेड सैंड्स विल हैव लोअर फ्रिक्शन एंगल देन दी वेल ग्रेडेड सैंड। वेल ग्रेडेड सैंड का मतलब क्या होता है? वेल ग्रेडेड सैंड का मतलब क्या होता है कि उसमें हर तरह के पार्टिकल होंगे, बड़े पार्टिकल भी होंगे और बड़े पार्टिकल के बीच में क्या होंगे, छोटे पार्टिकल्स भी भरे होंगे। इस तरह से जो आपको स्ट्रक्चर मिलता है वो थोड़ा सा, ठीक है, इस तरह से आपको जो स्ट्रक्चर मिलता है वो आपको थोड़ा सा क्या मिलता है, स्टेबल मिलता है, ठीक है, स्टेबल मिलता है। तो उससे क्या होगा, जब स्टेबल स्ट्रक्चर होगा तो जो फेलियर होगी उसके चांसेस कम हो जाएंगे, उसकी शेयर स्ट्रेंथ क्या होती है, बढ़ जाती है। और शेयर स्ट्रेंथ आपको मालूम है किस पर डिपेंड करती है, इफेक्टिव स्ट्रेस पर और एंगल ऑफ फ्रिक्शन फाई पर। तो मैं कह सकता हूं कि वेल ग्रेडेड सैंड के लिए फाई की वैल्यू ज्यादा होगी और पुअर के लिए फाई की वैल्यू कम होगी। तो पहला स्टेटमेंट आपका क्या है, ट्रू है, पहला ट्रू है। तो दूसरा क्या है, द पार्टिकल साइज इज नो इन्फ्लुएंस ऑन द फ्रिक्शन एंगल। तो अब हम पहला सही कह रहे थे, दूसरा ऑटोमेटिकली क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो फर्स्ट इज ट्रू बट सेकंड इज फॉल्स, ठीक है। अगला सवाल, बाकी भैया यू लाइन की इक्वेशन में कभी आज तक सवाल आया नहीं है, बट मेड इजी की बुक में यू लाइन की इक्वेशन दे रखी है, आई पी इज इक्वल्स टू 0.9 WL-8। ये इक्वेशन दे रखी है, लेकिन आज तक कहीं भी ना तो इस पर मैंने कोई क्वेश्चन देखा है और ना ही आया है, ठीक है। तो बट ये इक्वेशन आपको दे रखी है यू लाइन की इक्वेशन, किसकी, यू लाइन। पढ़ना चाहो पढ़ लेना, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। खैर इसको देखते हैं। द पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स आर एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ। तो याद रखिएगा पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो केवल कोर्स ग्रेन सॉइल्स के लिए होता है, कोर्स ग्रेन के लिए, ठीक है। आलोक कुमार जी पहले लेते थे क्लास, अब नहीं लेते हैं। अनअकैडमी पर यार, अनअकैडमी वाले खुद ही इतने स्लो हो रहे हैं, क्या कर सकते हैं। अभी वो अब कल उनका मैसेज आया, ऐसा टी शर्ट भेज रहे हैं, वो पहले टी शर्ट भेजेंगे, उस टी शर्ट में फिर उनका एक आध लेक्चर रिकॉर्ड होना है, कुछ है ना, तब लगाएंगे वो अभी एक आध हफ्ता 8-10 दिन और, ठीक है। चलो कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए होगा, फाइन ग्रेन के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंसिस्टेंसी लिमिट्स यूज करते हैं। और जो हमारा सिस्टम होता है वो क्या होता है, कंबाइंड सिस्टम होता है। चलिए ये सवाल कीजिए। अ सॉइल हैविंग पार्टिकल्स ऑफ नियरली द सेम साइज इज नोन एज।
बेटा 30 ml, मुझे लग रहा है तुम नाम 30 ml रखा है, तुम लगा के 100 ml आए हो, ठीक है, तुम 100 ml लगा के आए हो तुम्हें ऐसी हाइड्रोमीटर की मैं तुम्हारा सिर्फ डुओ करना, तुम्हारा जितनी चढ़िए उतारनी पड़ेगी तुम्हारी, ठीक है। चलो, अ सॉइल हैविंग पार्टिकल्स ऑफ नियरली द सेम साइज, तो बेटा याद रखना इसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्मली ग्रेडेड, क्योंकि ये एक नेचुरल है, पुअरली नहीं बोलेंगे, यूनिफॉर्मली बोलेंगे, यूनिफॉर्मली, ठीक है, यूनिफॉर्मली, ठीक है। तो ध्यान दो इधर, ध्यान दीजिएगा इधर। देखो बेटा, सॉइल एक नेचुरल मटेरियल है और नेचुरल मटेरियल में सारे पार्टिकल्स 100% एक जैसे हो जाएं वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, वो पॉसिबल नहीं है। हाँ दिलीप, मैं उसी को बोल रहा हूं। तो क्या होता है कि जो पार्टिकल के साइज होंगे वो नियरली सेम साइज, क्या लिखा है, नियरली सेम साइज, तो हम उसको यूनिफॉर्मली बोलते हैं। पुअरली ग्रेडेड का मतलब होता है, पुअरली ग्रेडेड का मतलब होता है कि अलग अलग साइज के पार्टिकल उसमें अवेलेबल हैं बट हर साइज के पार्टिकल्स अवेलेबल नहीं, ठीक है, तो पुअरली ग्रेडेड। गैप ग्रेडेड का मतलब होता है कि पता चला उसमें 4 mm के पार्टिकल हैं या 4 mm से 10 mm के पार्टिकल हैं, उसमें अलग अलग रेंज के 4 mm का, 5 mm का, 6 mm का, 7, 8, 9, 10 mm के हैं, फिर उसमें अचानक से जो पार्टिकल है फिर वो 40 mm से फिर बड़े पार्टिकल है, तो इसके अंदर 10 mm और 40 mm के बीच का एक भी पार्टिकल नहीं है, तो आपको ग्राफ में क्या दिखेगा, एक गैप दिखाई देगा। जब हम एक ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, परसेंटेज फाइनल वाला, तो पता चला ग्राफ यहां से जा रहा है और फिर ग्राफ यहां से आ रहा है, तो इस बीच में क्या हो रहा है, आपका एक गैप आ जा रहा है, तो ये क्या होगा, गैप ग्रेडेड होगा, गैप ग्रेडेड होगा, ठीक है। वेल ग्रेडिंग का आप समझिए गए, तो इसका आंसर होगा यूनिफॉर्मली, नॉट पुअरली। चंद्रशेखर रॉय कह रहे हैं सर आज तो कमाल हो गया, एक भी डिसलाइक नहीं। लो बेटा 2 डिसलाइक हो गए, एक को तभी ब्लॉक किया उसने ही किया होगा, ठीक है, 2 डिसलाइक हो गए, ठीक है। तो पुअरली और गैप में डिफरेंस समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी लोग यहां पढ़ लो। अ यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल इज अ सॉइल दैट हैज मोस्ट ऑफ इट्स पार्टिकल एट अबाउट द सेम साइज, लगभग सारे पार्टिकल जो हैं ऑलमोस्ट सेम साइज के। A well-graded soil is a soil that contains particles of a wide range of sizes and good representation of all sizes of particles. All particles, ठीक है। A poorly graded soil is a soil that does not have a good representation of all sizes of particles. Good representation का मतलब क्या है यहाँ पर poorly graded में, कि no doubt उसमें मान लो हम कहते हैं कि 4 mm के पार्टिकल भी हैं, 5 mm के भी हैं, 6 mm के भी हैं, 10 mm के भी हैं, बट क्या हो रहा है कि पता चला 10 mm वाले पार्टिकल जो है वो 90% है, 6 mm वाले जो है वो 5% है, 5 mm वाले 2% है और 4 mm वाले 1% है, मानिए इस तरीके से। तो सबका रिप्रेजेंटेशन प्रॉपरली नहीं है, तो ये पुअरली ग्रेडिंग हो जाएगी, हालांकि इसमें पार्टिकल्स अलग अलग साइज के हैं। और गैप ग्रेडिंग मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। चलो चलो कोई बात नहीं, पढ़ाई पर ध्यान दो, हो जाएगा। विपिन पटेल 390 में ओबीसी में हो जाना चाहिए। The description sandy silty clay signifies that सैंडी सिल्टी किले, इसका क्या मतलब होगा, सैंडी सिल्टी किले मतलब किले के अंदर सैंड और सिल्ट है, तो इस केस में याद रखिएगा ये इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है, तो सबसे ज्यादा कौन सी होगी, किले, फिर होगी सिल्ट और फिर होगी सैंड, तो किले सबसे ज्यादा
देन सिल्ट एंड देन सैंड, ये होगा। हेमंत जोशी सर मेरे 457 है, हो जाएगा जनरल अदर स्टेट। उस दिन तो तुम कम बता रहे थे, अब तुम्हारे आज 457 हो गए, उस दिन कह रहे थे 400 भी नहीं आ रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेमिंग वाले भाई साहब यू लाइन पर सवाल आया नहीं अभी तक, तो मैंने इस पर कोई रिसर्च की नहीं है, ठीक है, बट इसको देख के बताते हैं कल। अब आज अगर आप लोगों ने यू लाइन की बात की है तो देखते हैं इसको क्या है, ये क्या इसकी सिग्निफिकेंस है, तो इस पर भी बता देंगे कभी भूले भटके कोई सवाल आ जाए तो। हालांकि अभी तक तो नहीं आया, ठीक है, अभी तक तो नहीं आया, आएगा तो बताएंगे। चलिए, तो द लेबोरेटरी टेस्ट रिजल्ट्स ऑफ अ सॉइल सैंपल आर गिवन बिलो, परसेंटेज फाइनर देन 4.75 mm। तो देखो क्या हो रहा है कि 4.75 mm से 60% जो है वो फाइनर है, तो 60% अगर फाइनर है तो इसका मतलब 40% कहां रिटेन करेगा, यहां पर, तो 40% यहां रिटेन करेगा। अभी जो 60% था उसमें से भी क्या हो गया, 30% या टोटल का कहिए जो 30% है, परसेंटेज फाइनर देन 0.075 mm 30%, तो आपका कहां पहुंच गया, 30% वही यहां आ गया। तो इस रेंज में कितना बचा आपके पास, इस रेंज में 60 की जगह कितना बचा, 30 ही बचा। तो 60% 4.75 mm से पास हुआ, यहां आ गया, फिर 30% पॉइंट, तो 60 माइनस 30, ये बचा आपके पास 30, ठीक है, ये हो गया आपके पास 30। अब यहां पर देखना क्या है कि 30% फाइन है, आप फाइन है, तो 70% क्या है, कोर्स, तो यानी कि सॉइल आपकी कोर्सर है, ठीक है, तो कोर्स ग्रेन सॉइल है। लेकिन कोर्स ग्रेन में भी ये ग्रेवल है या सैंड है, जीएम आ गया, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसी ने गुड मॉर्निंग किया है लोगों ने, ठीक है, जीएम आएगा। ठीक है, चलो अब यहां ध्यान दीजिएगा कि कोर्स सॉइल तो हो गई, लेकिन अब ये ग्रेवल है या सैंड है, तो हम क्या देख रहे हैं कि 30%, यानी कि जो 70% जो कोर्सर पार्ट है, उस 70% का आधा कितना हुआ, 35%, और ग्रेवल आपका क्या है 40% है, तो 50% तो उससे तो ज्यादा ही हो गया, तो ये क्या हो गया आपके पास, ग्रेवल हो गया। तो पहली बात तो क्या हो गई, ग्रेवल हो गई, क्या हो गई, ग्रेवल हो गई। अब उसके बाद में क्या है कि जो फाइन पार्टिकल्स हैं, जो फाइन पार्टिकल्स हैं उनकी परसेंटेज 12% से ज्यादा है, और जब ये 12% से ज्यादा होता है तो क्या होता है, दोनों की सिग्निफिकेंस होती है, कोर्स ग्रेन की भी और फाइन ग्रेन की भी। अब फाइन ग्रेन को कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या दे रखा है, लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट दे रखी है। इसका मतलब अब आप इसके आगे आपको मालूम है कि क्ले और सिल्ट कैसे फाइंड आउट करना है, तो इसका आईपी निकाल लो। तो आईपी कितना हो जाएगा, 35 माइनस 27, ये हो जाएगा 8, 35 माइनस 27 8 हो जाएगा। और आईपी अगर आप ए लाइन से निकालोगे तो कितना आएगा, 0.73, WL कितना है 35 और माइनस 20, तो ये रहेगा 0.73 और इंटू कितना 15, तो ये वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, ये आएगी 10.95। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो आईपी है वो ए लाइन से नीचे है, इसका मतलब क्या है, सिल, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, जीएम, ये क्या हो जाएगा, जीएम, जीएम हो जाएगा, ठीक है भैया। इस तरीके से आप इसको कर देंगे। जल्दी बताइए, सभी को समझ में आ गया। तो इसमें क्या रहेंगे आपके, दोनों कॉन्सेप्ट लग जाएंगे, कोर्स ग्रेन का भी और फाइन ग्रेन का भी, कोर्स ग्रेन का भी और फाइन ग्रेन का भी।
देखिए भैया, अगर सॉइल आपकी कोर्स ग्रेन्ड है और जो फाइन पार्टिकल है वो 12% से ज्यादा है, देन आपको क्या करना पड़ेगा कि विच इंप्लाइज अप्लाई प्लास्टिसिटी चार्ट। सिंपल सी बात है, प्लास्टिसिटी चार्ट को आप अप्लाई कीजिए यहां पर। अब आपने क्या देखा इस सवाल में कि जो 70% सॉइल थी वो कोर्सर थी, 70% कोर्स थी और 30% क्या थी, फाइन थी। 30% क्या थी, फाइन थी। अब इस 70% में से भी जो 40% था वो ग्रेवल था और जो 30% था वो आपका सैंड था। तो इस 70 का आधा कितना होता है, 35। तो ग्रेवल क्या है, कोर्स फ्रैक्शन के 50% तो ज्यादा ही है, या सीधे सीधे कह दो ग्रेवल जो है वो सैंड से ज्यादा है। जब ग्रेवल सैंड से ज्यादा है तो सॉइल आपकी क्या होगी, ग्रेवल होगी मेनली। अभी 30% फाइन जो है वो ज्यादा है 12% से, तो आप सीधे सीधे क्या करो, उसके लिए आपको लिक्विड लिमिट और प्लास्टिसिटी लिमिट दे रखी है। और अभी हम ऑलरेडी इस पर इतने ज्यादा क्वेश्चंस कर चुके हैं। आईपी निकालो, 35 - 27 क्या, तो 8 आ गया। ए लाइन से आईपी निकालो, ये आ रहा है, तो इससे क्या मालूम चल रहा है, सिल्ट है। सिल्ट है तो सॉइल आपकी क्या होगी, जीएम हो गई। सॉइल क्या हो गई, जीएम हो गई। ठीक है। अब उल्टा होता है कि 40% आपका सैंड होता और 30% ग्रेवल होता, तो सैंडी हो जाता, तब आपका सिल्टी सैंड हो जाती, तब आपकी सिल्टी सैंड हो जाती। 70% कैसे, अरे बेटा 40% ग्रेवल है, क्या लिख रखा है उसने, क्या रखा है, परसेंटेज फाइनर देयर 4.75 mm 60। तो 4.75 mm से कितना है फाइन, 60% इससे फाइन है। तो मान लो हमने 100 ग्राम सॉइल लेकर चले, हम कितना लेकर चले, 100 ग्राम, 100 ग्राम। तो 100 ग्राम में से 60 ग्राम क्या हो गया, 4.75 से पास हो गया। इसका मतलब 40 ग्राम तो ऊपर ही रह गया ना बेटा, तो 40 ग्राम क्या हो गया, ग्रेवल। फिर कह रहा है कि जो 30% है वो 0.075 से निकल जा रहा है, तो 30% क्या, 100 का 30 ग्राम। तो जो 60 ग्राम 4.75 mm से पास हुआ था उसमें से 30 ग्राम क्या हो गया, 0.075 से भी चला गया। तो सैंड कितना बचा, सैंड होता है 0.075 से बड़ा और 4.75 से छोटा, तो कितना बचा, 30 ग्राम। तो ग्रेवल है 40 ग्राम, सैंड है 30 ग्राम और फाइन सॉइल है 30 ग्राम। तो टोटल कोर्स ग्रेवल प्लस सैंड कितना हो गया, 70 ग्राम। अब इस 70 ग्राम में 40 ग्राम जो है वो अकेला ग्रेवल है, तो सैंड क्या, सॉइल कैसे होगी, ग्रेवली हो गई। सॉइल क्या होगी, ग्रेवली हो गई। अभी भी कोई किसी को डाउट है, जल्दी बताओ, इसमें कोई समस्या किसी को यहां तक, जल्दी बताइए। जल्दी बताइए भैया, यहां तक कोई समस्या है किसी को। इंडियन इंडिया आईपी ग्रेटर देन 7 देन किले होगा सर, सो किले ग्रेवल होगा। बिल्कुल सही बात, मुझे भी यही डाउट होता था, मैंने भी हर जगह पर यही पढ़ा था पहले। ठीक है, बट अगर आईपी आपको डायरेक्टली गिवन है तब आप उस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। ठीक है, अगर आपको लिक्विड लिमिट प्लास्टिक लिमिट दे रखा है तो ऐसे ही कीजिएगा। ये मुझे भी बहुत कंफ्यूजन रहता था, मैंने भी जो पढ़ रखा था वो यही पढ़ रखा था जो आप बोल रहे हैं कि अगर इस तरह का केस होता है और आईपी अगर 7% से ज्यादा होगा तो। एक मिनट में ऐसा करता हूं, आप एक सेकंड वेट कीजिए, मैं आपको पूरा क्लासिफिकेशन दोबारा समझा रहा हूं। ठीक है, देखिए मैं आपको क्लासिफिकेशन बता रहा हूं क्या है। सबसे पहली बात तो है फाइन का, तो आपको मालूम है हम लोग बात कर रहे हैं कोर्स ग्रेन सॉइल की। किसकी बात कर रहे हैं, कोर्स ग्रेन सॉइल की। फिर आपको कंफ्यूजन समझ में आ जाएगा कि यहां पर वो कंफ्यूजन क्यों नहीं होगा आपको। ठीक है, देखिए तो कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए जो पहला केस होता है वो होता है जब फाइन पार्टिकल, जब आपके पास फाइन पार्टिकल्स क्या होते हैं, लेस देन होते हैं 5%। अगर ये 5% के होंगे देन डू नॉट कंसीडर फाइन पार्टिकल्स। फाइन पार्टिकल की बात ही नहीं करनी, फाइन पार्टिकल की बात ही नहीं करनी। अगर ग्रेवल है तो ग्रेवल बोल देंगे। अब ग्रेवल में दो केसेस हो सकते हैं, GW हो सकता है और GP हो सकता है।
ठीक है भाई। GW कैसे डिसाइड होगा, जब CU की वैल्यू क्या होगी 4 से ज्यादा होगी और CC की वैल्यू क्या होगी 1 से 3 के बीच में होगी, 1 से 3 के बीच में होगी, ठीक है। और अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो ये क्या हो जाएगा GP। इसी तरीके से फिर अगर आपका सेंड होगा तो SW या फिर SP, इसके लिए क्या हो जाएगा सेम कंडीशन, बट CU की वैल्यू क्या होगी 6 से ज्यादा होनी चाहिए। यहां पर इक्वलिटी जो है वो हटा दो आप 1 से 3 के बीच में, हालांकि लगी भी होगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और CC की कंडीशन वही होगी 1 से 3 के बीच में, अदरवाइज तो 5% से कम वाले में कोई दिक्कत ही नहीं है। अब होता है अगर फाइन पार्टिकल कोर्स ग्रेन सॉइल है, लेकिन अगर फाइननेस जो है वो आपका 5 से 12% के बीच में, कितना है 5 to 12% के बीच में, ठीक है। अब क्या होगा तो देखिएगा, अब इसमें क्या होगा आपको दोनों को कंसीडर करना पड़ेगा। अब ये इस तरीके से आएगा जैसे GW GC वेल ग्रेडेड क्लेई ग्रेवल या वेल ग्रेडेड क्लेई ग्रेवल, इसको इस तरीके से आप बोलोगे। अब पहली बात, इस पहली टर्म को देखो GW, तो GW का मतलब आपको समझ में आ गया कि इसका मतलब क्या होगा, ग्रेवल जो होनी चाहिए वो सैंड से ज्यादा होनी चाहिए। ग्रेवल क्या होनी चाहिए, सैंड से ज्यादा होनी चाहिए। अगर वेल ग्रेडेड है तो CU की वैल्यू 4 से ज्यादा हो और CC की वैल्यू जो है वो 1 से 3 के बीच में हो, ठीक है। दूसरा, ये जो GC टर्म है ये क्या बताएगी, ये बताएगी कि भैया जो किले हैं आपकी, वो किले जो है वो सिल्ट से ज्यादा है, किले जो है वो सिल्ट से ज्यादा है। अब ये आपको सवाल में दिया रहेगा कि किले सिल्ट से ज्यादा है, या कुछ हिंट दी होगी जैसे प्लास्टिसिटी है उस तरीके से। भैया फिर तो मैं पूरा पढ़ा दूंगा बॉस गेमिंग जी। अब आप कहेंगे कि पूरी आप रेंज जो बता दो वो सभी, तो फिर तो एक तरीके से पूरा ही पढ़ाना हो गया। बेटा पढ़कर भी आओ थोड़ा सा, इसका नाम बिल्कुल कुछ पढ़कर ही नहीं आए, ठीक है। 0.075 माइक्रोन से 2 माइक्रोन तक आपका सिल्ट होता है, 2 माइक्रोन से छोटा आपका क्ले होता है, ठीक है। 75 माइक्रोन से 4.75 mm तक आपका सैंड है, 4.75 से 80 mm तक आपका ग्रेवल है, ठीक है। चलिए ये सब मत पूछिए, नहीं तो फिर पूरा पढ़ाना पड़ेगा, फायदा नहीं है क्वेश्चन प्रैक्टिस का। ये समझ में आ गया बेटा, ये समझ में आ गया। इसी तरीके से मान लीजिए आपकी सॉइल है SPSM हमने बोल दिया फॉर एग्जांपल ऐसे, तो SP का मतलब पहली बात तो S का मतलब सैंड है, और सैंड क्या है ग्रेवल से आपकी ज्यादा होगी तब। और पुअरली ग्रेडिंग का मतलब क्या है कि CU की वैल्यू 6 से कम है, और CC वाली कंडीशन भी जो है वो कंफर्म नहीं है। और SM का मतलब क्या है कि जो सिल्ट है वो किले से ज्यादा है, ये होगा 5 से 12% के बीच में होगा तब, 5 to 12% के बीच में होगा तब ये होगा, ठीक है। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है आपको यहां पर कि जब फाइन पार्टिकल अगर 12% से ज्यादा होते हैं, अगर फाइननेस जो है वो मोर देन 12% है। अब इसमें 2 केसेस आते हैं आपके पास, इसमें 2 तरीके हैं करने के। देखिए क्या तरीका है, फाइननेस अगर 12 से ज्यादा है तो इसमें सिंबल ऐसा आएगा जैसे GC। GC का मतलब है क्लेई ग्रेवल, GC का मतलब है क्लेई ग्रेवल। अब यहां पर बुक में आपको ये लिखा हुआ मिलेगा कि इसका मतलब पहले तो GC ग्रेवल है, तो ग्रेवल का मतलब क्या है कि ग्रेवल आपका क्या है सैंड से ज्यादा है। अब वेल ग्रेडेड पुअरली वर्ली की कोई जरूरत नहीं, केवल ग्रेवल सैंड से ज्यादा होना चाहिए, इतना मालूम है। अब C लगा हुआ है, C लगने का मतलब है कि जो किले है वो सिल्ट से ज्यादा है, और IP की जो वैल्यू है वो 7% से ज्यादा है। IP की जो वैल्यू है वो 7% से क्या है ज्यादा। बस अब इतना पॉइंट ध्यान में रखो कि IP की वैल्यू 7% से ज्यादा है। अब यहां पर जो सवाल हमने किया उसमें आपका डाउट ये था कि सर IP जो आया वो 8 आया, कितना आया 8। अब ये IP आपका नो डाउट 7 से ज्यादा हो गया, लेकिन मुझे बताओ सवाल में कहां लिखा है कि किले जो है वो सिल्ट से ज्यादा है। इस पूरे सवाल में ये बता दो जहां से तुम्हें ये हिंट मिल रही हो कि किले ज्यादा है सिल्ट कम है, कहीं पर हिंट दे रहा है क्या? कहीं पर ऐसी हिंट लिखी हो कि किले जो है वो सिल्ट से ज्यादा है? कहीं पर लिखा हुआ नहीं है, कहीं पर लिखा हुआ नहीं है।
ठीक है। अगर यहां पर लिखा हुआ होता कि क्ले सिल्ट से ज्यादा है और आईपी की वैल्यू 7% से ज्यादा होगी, तब आप कह सकते हो कि सीधे सीधे जीसी। लेकिन जब ऐसी कोई हिंट आपको नहीं दी हुई है, देन इन दैट केस आपका, और सिंपल सा तरीका, जितने भी सवाल गेट में आए, और दूसरी बात आप ये भी समझो कि यार फिर ये लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट क्यों दी हुई है, ये क्यों दिया हुआ है आपको, ये इसीलिए दिया हुआ है ताकि आप उसको यूज करें, आपको रटना ना पड़े, क्लासिफिकेशन आपको रटना ना पड़े। याद रखिएगा गेट इंजीनियरिंग सर्विसेज में इतना भी नहीं कि आप एक एक चीज रटोगे सारे केसेस, इसलिए उन पर सवाल भी कम पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको आईपी 7% से ज्यादा होगा तो किले ही होगा, जरूरी नहीं है। नहीं तो आप सोचो ना ये सब आपको क्यों दिया हुआ है डेटा, 35%, 27% इसीलिए दिया हुआ है। ये आपको इसीलिए दिया हुआ है कि आप इनको यूज करके इसको क्लासिफाई करें। और इसलिए आप देखिएगा सारे क्वेश्चन आप गेट के कर लो, आप सारे क्वेश्चन गेट के कर लो। उन्होंने अभी तक इस वाले कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन नहीं पूछ रखा है, इस वाले पर भी क्वेश्चन नहीं पूछ रखा है। उन्होंने जितने भी क्वेश्चन पूछे वो मैक्सिमम 2 ही कॉन्सेप्ट पर पूछे हैं, जो जहां पर आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी अगर कहीं किसी बुक में और आपको अच्छे से मिल जाए तो बताइएगा। हालांकि मेरे पास भी जीसी अरोड़ा थी, क्योंकि ये डाउट मुझे भी रहता था, तो मैंने भी उसको सर्च किया, बट मुझे मिला नहीं, मैं कन्विंस नहीं हो पाया। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जब हम ये पढ़ते हैं तो हमें भी ये डाउट रहता है कि हाँ यहाँ पर तो ये लिखा हुआ है, बट वो अप्लाई कहीं नहीं हुआ। ठीक है, इस वजह से तो यहाँ पर आपको लिक्विड लिमिट, ये मान लीजिए जब भी लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, ये सारा डेटा दिया हुआ है तो आप इसी तरीके से करेंगे, आप इसी तरीके से डील करेंगे। ठीक है, नहीं दिया होगा तो आप वैसे कर लो। तो आंसर क्या आया था हमारा इसका, जीएम आया था, है ना, जीएम। तो सॉइल इज जीएम। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। और मेरे पास अभी एक ही बुक है जीसी अरोड़ा, और कोई बुक है भी नहीं सॉइल की, तो मैंने उसमें देखा था इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। percentage finer than 4.75 mm is equals to 60. Percentage finer than 0.075 mm is 30. Liquid limit 35%, plastic limit 27%. अच्छा, ये तो वही सवाल ही यार, वो तो उसी का सॉल्यूशन ही था। हाँ, क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन ये रहा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, हाँ वो वही क्वेश्चन था, वो मेरा ध्यान उधर चला गया आपके डाउट पर। ये है क्वेश्चन। एक्चुअली वो आपको पीडीएफ देनी होती है ना, ये पीडीएफ देनी होती है तो सोल्यूशन इसके साथ ही चिपका देते हैं, वो सोल्यूशन ही आ गया। हाँ, ये पीडीएफ आपको देनी होती है ना टेलीग्राम में। अब कल की पीडीएफ जो थी वो अलग अलग बन गई, क्वेश्चन अलग हो गए, सोल्यूशन अलग हो गए, तो उसमें पढ़ने में दिक्कत होती है। यहाँ पर क्या है, इस फॉर्मेट में क्वेश्चन के साथ ही सोल्यूशन होता है, तो आपको थोड़ी सहूलियत हो जाती है, इस वजह से लगा रखा है। ठीक है, चलिए कीजिए अब इसको। रमन जी सब करवाएंगे, धीरे चिंता मत कीजिए। sieve analysis on a dye soil sample of mass 1000 grams showed that 980 gram and 270 gram of soil passed through 4.75 mm and 0.075 mm sieve respectively. The liquid limit and plastic limit of the soil fraction passing through 425 micron sieves are 40% and 18% respectively. The soil may be classified as.
अब अगेन ये देखो 1000 में से 980 ग्राम यानी कि 98% सॉइल जो है वो 4.75 से पास हो जाती है, राइट। यानी कि ग्रेवल तो नहीं है, केवल 20 ग्राम वहां पे रहता है। अब और 270 ग्राम जो है वो आपका 0.075 से पास हो जाता है। तो आप देखो भैया कितना परसेंट आ रहा है, तो 980 ये तो कितना हो गया 9 तो वो हो गया 27%। तो 98% आपका जो वो फाइनर है कितने से 4.75 से, और 27% जो है वो फाइनर है। तो 98 में से अगर मैं 27 माइनस कर दूं तो 71% जो है वो सैंड है और 27% जो है वो फाइन है, जो कि अगेन क्या है 12% से ज्यादा है। तो 71% अगर सैंड हो गया तो इसका मतलब है तो सैंडी सॉइल, और फाइन 12% से ज्यादा है, और आपको लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट दे रखा है 40 एंड 18। यानी कि अगेन आप क्या करेंगे आईपी फाइंड आउट करेंगे, तो आईपी कितना हो जाएगा 40 माइनस 18, तो ये हो जाएगा 22, है ना। और आईपी अगर ए लाइन से निकालता हूं तो कितना आएगा 0.73 इंटू कितना 40 माइनस 20, तो 0.73 इंटू 20, इससे भी कम आ रहा है, इससे भी कम आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया किले हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा SC, आंसर क्या हो जाएगा SC। अब यहां पर देखो यहां पर 7 से ज्यादा अपने आप ही आ गया है, ठीक है, लेकिन SC, ठीक है। तो ये क्लेई सैंड होगा, क्लेई सैंड। अगला सवाल, ये पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस आते हैं, स्टेटमेंट फॉर लिंक्ड आंसर। इनमें एक पैराग्राफ होता है, उस पर 2 क्वेश्चन होते हैं गेट में, तो यही है कॉमन डेटा क्वेश्चन भी हम इसको बोलते हैं, कॉमन डेटा क्वेश्चन है। डेटा कॉमन रहेगा, सेम डेटा पर आपके 2 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। कीजिए इसको। बाकी आप लोग चिंता मत कीजिए, इसको मैं कहीं ना कहीं से कंफर्म करूंगा, क्योंकि ये जब मैं पढ़ता था ये डाउट मुझे भी रहता था। ये जो पुराने वाले क्वेश्चन का है ना, कि जहां पर लिखा हुआ है कि आईपी अगर 7 से ज्यादा है तो हम इसे सीधे क्या बोल देंगे किले बोल देंगे, ठीक है। बट क्वेश्चन में वो इस तरह से आईपी देता नहीं है, लिक्विड लिमिट तो करना तो हमें ऐसी है, बट फिर भी मन में कोई डाउट ना रहे तो उसके लिए इसको मैं और थोड़ा सा और इसको देखूंगा, और अच्छे सोर्सेज से इसको मिल जाए तो, ठीक है। तो कोशिश करूंगा नेक्स्ट क्लास में इसको बता सकूं। यार जो बुक में तो 7 ही लिखा है, ठीक है। चलिए, लेबोरेटरी सीव एनालिसिस वाज कैरिड आउट ऑन अ सॉइल सैंपल यूजिंग अ कंप्लीट सेट ऑफ स्टैंडर्ड IS sieve. Out of 500 gram of soil used in the test, 200 gram was retained on IS 600 micron sieve, 250 gram was retained on IS 500 micron sieve, and the remaining 50 gram was retained on IS 425. The coefficient of uniformity of the soil is, तो कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी क्या होता है D60 बाई D10। D10 क्या होता है, एक ऐसा पार्टिकल साइज होता है 10% जिससे फाइनल होता है, और D60 क्या होता है 60% फाइनल होता है, ठीक है। यानी कि D60 और D10 चाहिए होंगे। तो मुझे यहां पर कितनी सीप दे रखी हैं 3 सीप दी हुई हैं। पहली सीप कितनी दे रखी है आपको 600 माइक्रोन, 500 माइक्रोन, 600, 500, 425, 600, 500 और 425 माइक्रोन, ये सीव हमें दी हुई है, ठीक है। टोटल 200 ग्राम वॉज रिटेन्ड ऑन IS 600 माइक्रोन, तो 200 ग्राम जो है वो यहां रिटेन हो गई, और 250 जो है वो आपकी यहां रिटेन हो गई, और 50 ग्राम जो है भैया वो यहां रिटेन हो गई। तो इनकी परसेंटेज निकाल लो, परसेंटेज निकाल लो।
तो 200 बटे 500 गुणा 100, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया आपके पास, $200 ग्राम का मतलब हो गया 40%, हो गया क्या 40%, 40% रिटेन किया। 250 का मतलब कितना हो गया, 250 ग्राम का मतलब कितना हो गया आपके पास 50%, कितना हो गया 50%, तो 50% यहां रिटेन कर गया। और ये क्या हो गया आपके पास, इसका मतलब 10% आपका यहां रिटेन कर गया। यही तो हुआ भाई, यही तो हो गया। ठीक है, अब देखिए 40% रिटेन किया, तो फाइनर, अगर मैं यहां पर फाइनर निकालूं फाइनर, तो 60% फाइनर यहां से हो गया। अब यहां पर देखो क्यूमुलेटिव 40% तो रिटेन कर गया 600 पर, और 50% रिटेन कर गया 500 पर, तो 90% 500 पर रिटेन कर गया, या कहिए 10% वहां से पास कर गया। तो यहां से फाइनर कितना है 10%, तो यहां से सीधे सीधे मुझे D60 कितना मिल गया, D60 मुझे मिल गया 600, और D10 कितना मिल गया मुझे, D10 मिल गया 500। और CU निकालना है तो इसको क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास 1.2, वैल्यू कितनी आ रही है 1.2 इज द आंसर। ठीक है भाई, तो इस तरह से सवाल आपको करना था। इसमें बताइए जल्दी से, किसी को कोई समस्या है, कोई दिक्कत हो तो बताइए। ठीक है, चलिए अगला सवाल सेम इसमें, द क्लासिफिकेशन ऑफ दिस सॉइल इज। अब इस सॉइल को क्लासिफाई भी करना है आपने, इसको क्या करना है क्लासिफाई भी करना है। इस सॉइल को फटाफट क्लासिफाई भी कर दीजिए आप। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं गेट में, तो उनकी खासियत ये होती है कि पहले पार्ट में टाइम लगता है, बट दूसरा पार्ट बहुत जल्दी हो जाता है। तो 4 नंबर का क्वेश्चन होता है ये एक, तो इसलिए पीछे वाले भैया तुम्हारा कमेंट पीछे रह जा रहा है थोड़ा, समझ गए, नाम बदलो इसको, आगे देख आगे, ठीक है, तो शायद कमेंट दिखने लगेंगे। चलो चलो, अब स्पैम मत करो यहाँ। हर्ष यादव क्लास के बाद में बात करेंगे आपसे, क्लास के बाद में बात करेंगे, ठीक है, क्लास के बाद में रुकना। जिनको भी 0 से स्टार्ट वाली बात है ना, कैसे तैयारी करें उनको। चलिए ठीक है भाई, अब यहां पर ध्यान दीजिए कि सॉइल कैसी है आपकी, तो 4.75 mm से जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं कहां तक 75 माइक्रोन तक, 4.75 से 75 माइक्रोन तक जितने भी पार्टिकल होते हैं वो सैंड होते हैं। तो ये तो 425 माइक्रोन है ना भैया, तो 425 माइक्रोन से बड़े हैं, तो 75 माइक्रोन से तो बड़े ही हो गए, और 600 माइक्रोन 4.75 mm से तो छोटा ही है। तो ये तो पूरी की पूरी सॉइल ही सैंड है, ये तो पूरी की पूरी सॉइल क्या है सैंड है, क्योंकि सैंड की रेंज क्या है, सैंड की रेंज है 75 माइक्रोन से 4.75 mm तक, और जितने भी पार्टिकल है वो आपके क्या है 425 माइक्रोन से 600 माइक्रोन तक है। तो ये तो सैंड है। अच्छा, तो एस हो गया, और इसका जो कोफिशिएंट है यू सी यू वो क्या है 1.2, जो क्या है 6 से कम है, और 6 से कम होना इसका मतलब पुअरली गेट, तो एसपी हो गया, ये तो एसपी हो गया। संदीप बेटा क्या समझ में नहीं आया, सी यू वाला कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी क्या होता है D60/D10 होता है। जिनको समझ में नहीं आया देखो एक बार, भाई साहब कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी क्या होता है,
Cu होता है D60/D10। तो D60 का मतलब क्या होता है? पार्टिकल साइज करेस्पॉन्डिंग टू 60% फाइनर। 60% फाइनर मतलब 60% पार्टिकल जिस साइज से छोटे होते हैं वो D60 होता है। इसी तरह से D10 क्या होता है? वो पार्टिकल साइज जिससे 10% पार्टिकल छोटे होते हैं। याद रखना 10% पार्टिकल छोटे होते हैं। अब हमने यहां पर क्या देखा, जब कैलकुलेशन की तो वो ये कहता है कि 200 ग्राम सॉइल जो है वो 600 माइक्रोन की सीप पर रिटेन कर गई, मतलब इस सीप पर रह गई, इसमें से छन नहीं पाई। तो 500 का 200 कितना हो गया? 40%। तो 40% अगर यहां पर रुक गई तो 60% इसमें से छन गई ना भैया, इसमें से पास हो गई। अब अगर इसमें से छन गई इसका मतलब क्या? 60% से छोटी है। ठीक है, तो यानी कि 60% फाइनर है। तो D60 यही तो हो गया, ये 600 ही D60 हो गया। चलो फिर कहता है 250 ग्राम जो है वो इस 500 पर रह गई, तो यानी कि 50%। अब देखो 50% इसके ऊपर रह गई और 40% या तो 90% साइज जो है वो 500 से बड़ा है। 90% सॉइल 500 से बड़ी है, तो छोटी कितनी है? 10%। तो 90% इससे बड़े हैं, 10% इससे छोटे हैं, तो यही क्या हो गया? 10% फाइनर। तो D10 की वैल्यू कितनी होगी? 500। D60 की वैल्यू कितनी होगी? 600। और कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी होता है D60/D10, तो 600/500 कितना हो गया? 1.2 हो गया। 1.2 हो गया। ठीक है, चलिए हो गया क्या? 5000। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो ये भी कर लिया आप लोगों ने। चलिए भैया, थैंक यू ऑल। ये भी अपने आप में एक अचीवमेंट है। ठीक है, तो ऐसे ही धीरे धीरे छोटे छोटे मुकामों के थ्रू हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। आप लोगों का साथ रहा तो जल्दी ये 5000 हुए हैं, 50,000 भी होंगे। और शुरू में ही समय लगेगा, उसके बाद तो बहुत तेजी से बढ़ेंगे, देखिएगा। चलिए एक बार तालियां, थैंक यू। चलिए, अ सॉइल मास कंटेन्स, हालांकि मुझे ये है अभी भी कि यार 5000 खैर हुए, बहुत अच्छी बात है, बट अब तक सब्सक्राइबर थोड़े ज़्यादा होने चाहिए थे। वो भी तब जब यूपीपीएससी का एग्जाम था, इतनी मैराथन क्लासेस हुई, तब भी सब्सक्राइबर थोड़ा स्लो रेट है। बढ़ेंगे धीरे धीरे, कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए ये सवाल कीजिए आप। इस सवाल में थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, इस सवाल में थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक मुझे लग रही है ऑप्शंस में, बाकी देखा जाएगा। चलिए थैंक यू। पहले आप इस सवाल को कीजिए, ठीक है, इस क्वेश्चन को कीजिए, फिर देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रज्ञा जी सवाल पहले से कर रखा है क्या ये वाला, या अभी क्या है? दिलीप तुमने भी कर रखा है सवाल पहले से, ये क्वेश्चन पहले से कर रखा है क्या? ज्योतिका सिंह का भी सी आ रहा है, तमराज का भी, सबने कर रखा है क्या सवाल ये पहले से? ऐसा लग रहा है मुझे। देखो ध्यान से, कुछ बच्चे इसको बी बोलेंगे, कुछ सी बोलेंगे, समझिए ना। बी ही सही है ना सी ही सही है, दोनों गलत है। हालांकि जो आंसर मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो यहाँ पर सी पर, ठीक हमें सी पर ही लगाना है, हालांकि सी भी ठीक नहीं है। हाँ पहले से किया है, मुझे पता ही सी नहीं। देखो बेटा, सॉइल मास कंटेन्स 40% ग्रेवल, 50% सैंड एंड 10% सिल्ट, इसलिए आंसर इसका होता सिल्टी ग्रेवली सैंड। इस हिसाब से ये सही आ रहा है, लेकिन ये लिखा हुआ है Cu = 10, तो क्या आपने कैलकुलेट किया Cu 10 आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो बी सही है, लेकिन इसका Cu 10 नहीं है। दूसरे हिसाब से देखा जाए तो ये वाला सही है कि Cu 60 से ज्यादा है, कैसे अभी बता देंगे, 60 से ज्यादा, लेकिन ये ऑर्डर गलत है। तो एक्चुअल में ये सवाल ये था, यहां पर जो होना चाहिए था वो होना चाहिए था सिल्टी ग्रेवली सैंड विद यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट ग्रेटर देन 60, तो प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, कुछ देखिए, अब बढ़ते हैं आगे। हाँ, ये हुआ कैसे? तो देखो कह रहा है सॉइल मास कंटेन्स 40% गिरते को 40% ही क्यों? बहुत चालाक है, क्योंकि देखो ये जो रेंज होती है ना 4.75 mm की, 4.75 mm,
इसके ऊपर होता है ग्रेवल, फिर ये होता है आपके पास 75 माइक्रोन, इसके ऊपर होता है सैंड। तो इसने आपसे क्या कहा है, अ सॉइल मास कंटेन 40% ग्रेवल। तो ग्रेवल अगर 40% है, इसका मतलब 60% इससे फाइनर है। अगर 40% ग्रेवल है तो 60% इससे क्या हो गया बेटा, फाइन हो गया। तो इसका जो D60 होगा वो सीधे सीधे होगा 4.75 mm, ठीक है, 4.75 mm। हालांकि एग्जाम में बैठकर ये सोच पाना रियल में बहुत मुश्किल है। पहले से हमने सोल्यूशन देख रखा है, आता है तो अच्छी बात है, एग्जाम में बैठकर उस हिसाब से सोचना बड़ा मुश्किल है। मुझे पूरी उम्मीद है 99% स्टूडेंट इसका बी लगा कर आए होंगे। खैर, तो D60 कितना हो गया, 4.75 हो गया। अब क्या कह रहा है, 50% सैंड, 50% जो है वो सैंड हो गया। अब अगर 50% सैंड हो गया तो बेटा 50 और 40 90% तो वही हो गया। तो यानी कि 10% ही इससे फाइन है और 10% क्या है, सिल्ट है। तो इसका मतलब इसका जो D10 हो गया वो कितना हो गया आपके पास, 75 माइक्रोन, यानी कि 0.075 mm, 0.075 mm। तो ये बेसिकली कोई और नहीं है, जो पिछला वाला क्वेश्चन था सेम डेटा है। ये जो हमने पिछला वाला क्वेश्चन किया था उसमें भी सेम चीज आ रही थी ना, 40 50 10, 40 50 10। तो ये डेटा आपको इसी तरीके से रखा गया था, 40 50 10 वाला। तो यहां से आपका CU आ जाएगा। तो CU कितना रहेगा, 4.75 अपॉन 0.075। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी बता रहे हैं आप, 63 पॉइंट समथिंग, लगभग 63। तो CU की वैल्यू 10 नहीं है, CU की वैल्यू 10 नहीं है, इसलिए गलत हो गया। CU की वैल्यू क्या है, 60 से ज्यादा है, ठीक है। तो थोड़ा सा मोस्ट अप्रोप्रिएट के हिसाब से देखें तो C जो है वो बेटर है, बिकॉज ये 100% करेक्ट है। और ग्रेवली सिल्टी सैंड, अब वो सिल्टी ग्रेवली बोल दो, ग्रेवली सिल्टी बोल दो, एक ही बात है। सिल्टी ग्रेवली बोल दो या ग्रेवली सिल्टी सैंड बोल दो, एक ही बात है। सैंड के अंदर ग्रेवल और सिल्ट है, इसका मतलब ये है। ठीक है, ग्रेवली इसने बोलेंगे बेटा, सैंडी नहीं बोलेंगे। सैंड तो है ही, सैंड तो है ही, समझ गए। ग्रेवली सैंड मतलब ऐसी सैंड जिसके अंदर ग्रेवल है। सिल्टी सैंड ऐसी सैंड जिसके अंदर सिल्ट है, समझ गए, ये है। लेकिन ये होता है कि अगर आपने पहले से इस तरह के सवाल कर रखे हैं तो आगे कभी आएगा तो आप अलर्ट रहेंगे कि अच्छा ये भी लोचा इसमें हो सकता है, क्योंकि सवाल पढ़कर लगेगा ना यार, अगर DC अगर ये बोला है तो डेटा गिवन होना चाहिए, कहां से फाइंड आउट करेंगे CU। एक रिवर्स वे में भी थिंकिंग हो सकती है कि आपको सवाल पढ़ के भले से दिमाग में ना आए, सवाल पढ़ के भले से दिमाग में ना आए, लेकिन ऑप्शन पढ़ के दिमाग में आने लगता है कि अगर उसने CU बोला है तो कोई तरीका होना चाहिए CU निकालने के लिए। अब CU का फॉर्मूला क्या है, D60/D10। तो कैसे मालूम चलेगा D60/D10, तब आप ये 40 50 10% के कॉन्सेप्ट से निकाल दोगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अंकिता साहनी जी, सर एनवायरमेंट की क्लास भी लीजिए। बेटा एनवायरमेंट तो अभी करवाया है मैराथन में, इधर एक एक करके करेंगे ना, पहले सॉइल खत्म करेंगे फिर कोई दूसरा सब्जेक्ट लेके आएंगे, सब करवाएंगे, बट समय लगेगा, है ना, एक एक करके। हर सब्जेक्ट का नंबर आएगा बारी बारी, किसी को नहीं छोड़ेंगे। राइट, ट्रू और फॉल्स, द ए लाइन इन द प्लास्टिसिटी चार्ट सेपरेट्स ऑर्गेनिक क्लेस फ्रॉम इनऑर्गेनिक क्लेस। ठीक है, तो ये ट्रू है। ट्रू रीजन ये है कि जनरली क्या होता है, हम लोग ऑर्गेनिक किले या ऑर्गेनिक सिल्ट नहीं बोलते, हम ये बोलते हैं कि अगर इसके ऊपर है तो किले 100% है, नीचे है तो सिल्ट है। लेकिन ऑर्गेनिक वाला जो पोर्शन होता है वो भी क्या होता है, इस लाइन के नीचे आता है, तो सिल्ट या फिर ऑर्गेनिक। अब जो सॉइल ऑर्गेनिक है उसमें किले का कंपोजिशन भी हो सकता है, किले का कंपोजिशन भी हो सकता है और सिल्ट का भी हो सकता है ना। तो ऑर्गेनिक तो कुछ भी हो सकता है, ऑर्गेनिक सॉइल में किले और सिल्ट दोनों का कंपोजिशन हो सकता है। तो लाइन के नीचे जो होती है वो ऑर्गेनिक और ऊपर जो होती है वो इनऑर्गेनिक। ठीक है,
इनऑर्गेनिक। तो अगर सिल्ट और क्ले की बात है तो उसको भी सेपरेट करता है, और इनऑर्गेनिक क्ले एंड ऑर्गेनिक सॉइल्स को भी क्या करता है, सेपरेट करता है। ठीक है, अगला सवाल, सर क्या मैराथन में डिटेल से कहा? काफी डिटेल में करवाया, इतना डिटेल में करवाया कि आपको समझ में आएगा, कम टाइम में ज्यादा गेन हो जाएगा। बाकी मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, पढ़ लो पहले वहां से आप, फिर आपको खुद मालूम चल जाएगा कि वहां से पढ़ने के बाद डिटेल में पढ़ने की जरूरत है या नहीं है। हालांकि सॉइल का मैराथन क्या, सॉइल तो चैप्टर वाइज करवाया है, काफी ज्यादा ही करवाया। द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ ग्रुप इंडेक्स आपको मालूम है 20, ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू 0 से 20 तक होती है। ठीक है भाई, तो बस यहीं तक सवाल थे आपके, सॉइल क्लासिफिकेशन भी हो गया। ठीक है, अब कैमरा ऑन